गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस के लेसन 1 के दूसरे वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, केमिकल रिएक्शन में क्या इवॉल्व होता है, इन सभी बातों के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया। आज हम लोग उपस्थित हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. It involves uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केमिकल इक्वेशन का डिफाइन दिया हुआ है। ए केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन जो होता है उस रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, शो किया जाता है केमिकल इक्वेशन के द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा, जिसमें पदार्थों के सिंबल का प्रयोग किया जाता है। रिएक्टेंट जो होता है या प्रोडक्ट जो होता है उसके सिंबल का प्रयोग किया जाता है या फॉर्मूला का भी प्रयोग किया जाता है उसके फिजिकल स्टेट के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा केमिकल इक्वेशन क्या है, यानी केमिकल इक्वेशन जो होता है केमिकल रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट किया जाता है इक्वेशन के माध्यम से, जिसमें पदार्थों के सिंबल का प्रयोग किया जाता है और उसके फिजिकल स्टेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीचे एक एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन एयर गिव्स ऑस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड को देता है। यानी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और एयर यानी कि ऑक्सीजन, यह जो है रिएक्टेंट के रूप में है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे भी आप लोग देख रहे हैं जो कि सिंबल के माध्यम से दर्शाया गया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी Mg प्लस O2, यह जो है रिएक्टेंट है जो कि R से यहाँ पे REC दर्शाया गया है। यानी कि यह रिएक्टेंट जो है जब मिल रहा है एक साथ में कंबाइन कर रहा है, यानी इसमें जब अभिक्रिया हो रही है, रिएक्शन हो रहा है, तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। यानी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है प्राप्त हो रहा है। तो ऊपर हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, तो जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, यानी कि वह हो गया एक केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक केमिकल इक्वेशन के माध्यम से सजा दिया Mg प्लस O2, यानी कि यहाँ पे हो गया MgO। यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं कि ये फिजिकल स्टेट ऊपर वाला इक्वेशन में नहीं लिखा गया है, जो कि नीचे जो है हम फिजिकल स्टेट के साथ में यहाँ पे दिखा दिए हैं। यानी Mg जो है सॉलिड स्टेट में है, यानी मैग्नीशियम जो है सॉलिड स्टेट में है, जिसके लिए S का प्रयोग किया गया है। O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है गैसियस फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे G का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है यह जो है सॉलिड फॉर्म में बना हुआ है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बगल में दर्शाया गया है कि जब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं तो उस इक्वेशन में सॉलिड के लिए S लिखते हैं, लिक्विड के लिए L लिखते हैं, गैस के लिए G लिखते हैं, और इक्वस सॉल्यूशन जो होता है यानी जिसको हम लोग जलीय विलयन कहते हैं, जलीय विलयन के लिए AQ का प्रयोग किया जाता है। इक्वस सॉल्यूशन को नीचे भी डिफाइन उसका दिया हुआ है। इट इज़ ए सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, यानी कि यह एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो होता है वह वाटर होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को केमिकल इक्वेशन जो है समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग सिंबल के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं, और इसमें जो फिजिकल स्टेट जो होता है उसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं। उसके नीचे इक्वस सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल इक्वेशन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। काइंड्स ऑफ
केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के प्रकार यानी रासायनिक समीकरण के प्रकार। केमिकल इक्वेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसको आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, इसमें जो है दिखाया नहीं गया है, नहीं दर्शाया गया है, डायरेक्टली हम इसको बता रहे हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो होता है दो प्रकार का होता है। एक नंबर जो होता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और दूसरा नंबर जो होता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं ये जो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसमें देखते हैं इसका डिफाइन दिया हुआ है, ए केमिकल इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होता है उसमें या तो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, दोनों तरफ जो होता है उसमें एलिमेंट के इक्वल नंबर में एलिमेंट होते हैं। यानी ए केमिकल इक्वेशन विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एलिमेंट जो होते हैं इक्वल नंबर में होते हैं, या तो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख रहे हैं Zn यानी जिंक प्लस H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, जब इसके साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जब हो रहा है, केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जिंक सल्फेट का निर्माण हो रहा है और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण इसमें हो रहा है। रिएक्टेंट में जिंक है और प्लस में सल्फ्यूरिक एसिड है। जब इसके साथ में अभिक्रिया हुआ, रिएक्शन हुआ, तो जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और उसके साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। तो हम लोग देखते हैं एलिमेंट Zn। तो Zn में यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में इसमें नंबर ऑफ एटम यानी एटम का संख्या हम लोग देखते हैं। तो एटम का संख्या जो है इसमें भी 1 है। अगर हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं तो प्रोडक्ट में भी अगर हम लोग Zn के साथ में एटम की संख्या को देखते हैं तो वो भी 1 है। फिर H2 में आते हैं, H में हम लोग देखते हैं H को, हाइड्रोजन को देखते हैं। तो रिएक्टेंट में देखिए उसमें एटम का संख्या 2 दिया हुआ है यानी कि 2 है। और इधर भी अगर हम लोग प्रोडक्ट में भी आते हैं तो हाइड्रोजन में एटम की संख्या जो है इसमें भी 2 दिया हुआ है। फिर सल्फ़र में हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट में भी 1 है और प्रोडक्ट में भी 1 है। फिर हम लोग ऑक्सीजन में एटम की संख्या देखते हैं तो यहाँ पे रिएक्टेंट में भी 4 देखते हैं और प्रोडक्ट में भी 4 देखते हैं। यानी कि देखते हम लोग को देखने से पता चलता है कि दोनों तरफ जो है इक्वल नंबर में एलिमेंट जो है मिले हुए हैं। तो जब इक्वल नंबर में मिले रहते हैं एलिमेंट तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखा जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एलिमेंट्स का संख्या जो होता है इक्वल होता है, उसमें जो एटम का संख्या जो होता है वह इक्वल होता है। अब हम लोग देखते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स of different elements in reactants and products। इसमें हम लोग देखते हैं कि अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स यानी कि एटम्स का संख्या जो होता है अनइक्वल होता है, असामान्य होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट यानी कि एलिमेंट जो मिले रहते हैं, एलिमेंट जो रहते हैं या तो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में हो, उसमें जो एटम की संख्या जो होती है वह डिफरेंट होती है यानी कि अलग अलग होती है। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है। मैग्नीशियम यानी रिएक्टेंट में हम लोग देखते हैं तो एटम का संख्या 1 है, प्रोडक्ट में देखते हैं एटम का संख्या 1 है। फिर हम लोग ऑक्सीजन जो है तो रिएक्टेंट में देखते हैं ऑक्सीजन में एटम का संख्या 2 हो गया और प्रोडक्ट में देखते हैं तो 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन में एटम का संख्या जो है डिफर है।
यानी कि अलग अलग है, यानी कि अनइक्वल हो गया। तो जब अनइक्वल हो गया तो यह जो होगा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। बच्चों इसको आप लोग ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है उसको संतुलित हम लोग करते हैं, यानी कि इक्वल हम लोग बनाते हैं। दोनों तरफ एलिमेंट का संख्या जो है, दोनों तरफ एलिमेंट में दिया हुआ जो एटम का संख्या जो है कैसे हम लोग इक्वल करेंगे। पहले जो है इसमें जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, सॉरी ग्रीन कलर, येलो कलर से जो लिखा हुआ है उसको पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा। इधर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने एटम का संख्या है उसको डिनोट किया गया है, और कैसे बैलेंस किया जाएगा इसको भी दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में Fe दिया हुआ है, यानी कि आयरन, और आयरन के साथ में जो है आयरन जो है जल के साथ में यानी कि वाटर के साथ में यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी आयरन प्लस वाटर। तो आयरन प्लस वाटर को जब हम लोग मिलाए हैं, जब उसके बीच में अभिक्रिया कराया गया है, तो अभिक्रिया करने के बाद यहाँ पे हम लोग को मिला है आयरन ऑक्साइड, यानी Fe3O4 और प्लस H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस उसमें से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का समीकरण जो दिया हुआ है Fe प्लस H2O, यहाँ पे एरो का साइन है, उसके बाद Fe3O4 प्लस H2। इसमें हम लोग को देखना है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो एलिमेंट दिया हुआ है उसमें किसके साथ कितना एटम है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एलिमेंट Fe, तो रिएक्टेंट में हम लोग देखते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करके उसको बराबर किया गया है। इस पर अभी ध्यान आप लोग को नहीं देना है, पहले कितना उसमें एटम है उसको आप लोग को ध्यान देना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि Fe के साथ में आप लोग देख रहे होंगे इसमें हम ऐड किए हैं 3, इसको नहीं देखना है, यानी कि ये पहले हम लोग को ध्यान देना है कि पहले से कितना इसमें एटम दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि Fe के साथ में जो है 1, यानी कि रिएक्टेंट में जो है 1 एटम दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट में Fe के साथ में देखिए, प्रोडक्ट में Fe के साथ में जो है 3 एटम दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग चले आते हैं H में, यानी कि हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट में देखिए एटम जो है, एटम की संख्या जो है 2 है। उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं, तो प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं इसमें भी संख्या जो है कितना है 2 ही यहाँ पे दिया हुआ है, हाइड्रोजन के साथ 2 ही दिया हुआ है, यानी उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाया गया है। लेकिन पहले रियल में कितना है उसी को हम लोग को देखना है। फिर हम लोग ऑक्सीजन के साथ में देखते हैं, तो रिएक्टेंट में देखते हैं कि 1 है, परंतु हम लोग प्रोडक्ट में आते हैं तो देखते हैं कि हो जाता है 4। अब हम लोगों को क्या करना है कि दोनों तरफ जो है एटम की संख्या को बराबर कर देना है, इक्वल कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग Fe में देखते हैं कि रिएक्टेंट में 1 दिया हुआ है, जबकि प्रोडक्ट में 3 दिया हुआ है। तो जब Fe को इधर रिएक्टेंट में भी हम 3 बनाएंगे तब ना प्रोडक्ट में भी 3, तो दोनों तरफ जा कर के यानी कि इक्वल एटम होगा। तो यहाँ पे Fe के साथ में 3 था, तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, रिएक्टेंट में भी यहाँ अपने से 3 को डाला गया है। जब अपने से यहाँ पे 3 को डाल दिया गया है तो अब देखिए प्रोडक्ट में भी आयरन के साथ में यहाँ पे 3 एटम, और यहाँ पे रिएक्टेंट में भी आयरन के साथ में 3 एटम, यानी कि हमारा आयरन जो है अब दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया, अब हम लोग आते हैं H पे, यानी कि हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन में दोनों तरफ 2-2 है, तो 2-2 है, अभी उसको हम छोड़ते हैं, यानी कि आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं उसके बाद ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन में इधर हम देखते हैं 1 है, जबकि प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि 4 है। प्रोडक्ट में 4 है और इधर 1 है, तो अब यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट में भी 4 बनाना पड़ेगा, तब न जा कर के दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या बराबर होगा। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा
कि यहाँ पे जो है 4 है, यानी कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑक्सीजन का संख्या जो है यहाँ पे 4 दिया हुआ है और यहाँ पे जो है 1 दिया हुआ है। तो अब ये हम लोग जो 4 रख रहे हैं, तो ये 4 जो हम लोग रखेंगे तो केवल ऑक्सीजन के साथ में नहीं रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पहले से फॉर्मूला दिया हुआ है उसके पहले ही हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पे जब हम 4 रख रहे हैं, यहाँ पे जब हमने 4 को रखा तो ऑक्सीजन के साथ में 4 हुआ, लेकिन ये संख्या जो रखेंगे तो ये हाइड्रोजन के साथ भी आएगा। तो अब हाइड्रोजन के साथ हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो जा रहा है। तो जब 4 2 जा 8 हो जा रहा है, अब इधर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भी पहले से कितना है, 2 ही था। तो जब 2 ही था तो फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अपना से 4 रख दिया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों तरफ जो है यानी कि बैलेंस हो गया, दोनों तरफ जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट दिया हुआ है उसमें एटम का संख्या जो है इक्वल हो गया। अब यहाँ पे नीचे केवल जो है जो जिस स्टेट में है उसके स्टेट को लिख दिया गया है और उसको शो कर दिया गया है। जैसे Fe जो है सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे वाटर जो है लिक्विड स्टेट में है, उसके बाद जो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो बना हुआ है वह सॉलिड स्टेट में है, फिर यहाँ पे H2 यानी कि हाइड्रोजन जो है यानी गैसियस फॉर्म में है, तो वहाँ पे G से डिनोट किया गया। फिर यहाँ पे नीचे एक और एग्जांपल लिया गया है, जैसे Mg और O2 होता है, यानी कि Mg प्लस O2 उसको बैलेंस कर दिया गया है, Mg प्लस O2 तो MgO होता है और यहाँ पे दोनों बगल जो है यानी कि 2 लगा दिया गया है। 2 लगा देने के वजह से दोनों का संख्या जो है इक्वल हो गया है। इसको अपने से आप लोग NCERT का बुक होगा या जो भी अगर आप लोग के पास बुक होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन जो है दिया होगा बैलेंस करने के लिए, कुछ इक्वेशन जो है उसमें दिया होगा बैलेंस करने के लिए, उसको अपने से पहले आप लोग बैलेंस कीजिएगा। हो सकता है कि बैलेंस आप लोग कर पाइएगा, अगर नहीं होता है तो फिर से जो है उसको क्लियर किया जाएगा, यानी कि अगले वीडियो में या आप लोग ऐसे बोलिएगा तो फिर से इसी या आप लोगों जो मतलब परेशानी होता है डायरेक्ट आप लोग संपर्क करके पूछ सकते हैं, यानी कि क्या परेशानी है उसको बता दिया जाएगा। फिर आगे हम लोगों ने देखा केमिकल इक्वेशन तो हम लोग देख लिए पहले, उसके बाद हम लोगों ने देखा केमिकल इक्वेशन के प्रकार, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। आज हम लोगों ने इतना देखा, बस इतना आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है, फिर अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।